नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या कुछ पैसा आप छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए और कुछ लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में अब आप जब चाहे तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या शॉर्ट टर्म के लिए फार्मा सेक्टर फंड में निवेश करना सही होगा? नेगेटिव रिटर्न वाले फंड से दूसरे में निवेश पर कंपाउंडिंग का कैसे फायदा होगा? स्कीम चुनते वक्त क्या अल्फा बीटा ये सब देखना जरूरी होता है? और फंडनामा में आज हम जानेंगे क्या होते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड और किसको इसमें निवेश करना चाहिए। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है यूनिवेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विपिन खंडेलवाल। विपिन, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद स्वाति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, सब ठीक ठाक। पहला सवाल लेते हैं। अर्पित सचदेवा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अर्पित जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैडम। मैं गोरखपुर से बात कर रहा था। गोरखपुर से, ओके। एक्चुअली आई एम इनटू आईटी सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली तो मैम आजकल फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। तो मैम मेरा सवाल ये था कि क्या मैम फार्मा सेक्टर में ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए मैम क्या इवॉल्व करता है, अपना मनी मैं SIP कर सकता हूँ उसमें? कितने दिनों के लिए? शॉर्ट टर्म से क्या मायना है आपका? कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहेंगे? मतलब अभी ऐसे अगर देखा जाए तो काफी इवॉल्व कर रहा है। तो अराउंड मतलब अगर 1 से 2 ईयर के लिए अगर देखूं मैं, पिछले 1 साल में इनफैक्ट फार्मा सेक्टर का काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिला है। इंडेक्स विद निफ्टी फार्मा को अगर चेक कीजिए तो 1 साल में इसका रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा है विपिन, और इसलिए इस सेक्टोरल फंड की तरफ लोगों का रुझान एकाएक बढ़ा है कि यहाँ पे बढ़िया तेज़ी मिल रही है। बताएं, 1 से 2 साल के लिए आप चाहते हैं अर्पित इसमें निवेश करना? अगर मैम अगर फ्यूचर इसका काफी हाई है तो मैम आगे भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। बट अभी जो करंटली अगर देखा जाए सिचुएशन के हिसाब से तो मैम ठीक है। विपिन? हाँ स्वाति, अर्पित स्वाति ने जैसे बताया पिछले 1 साल का रिटर्न फार्मा फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। चाहे आप इंडेक्स देख लीजिए या किसी फंड को देख लीजिए, 50% से शायद ज्यादा रिटर्न है कुछ फंड्स में। तो जी अब ये सेक्टोरल या किसी भी थीमेटिक फंड की खास बात रहती है कि जब उनका टाइम आता है तो ऐसा लगने लगता है कि इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो फार्मा फंड के साथ भी यही कुछ हो रहा है। कोविड की बैकग्राउंड में वो बहुत ही ज्यादा उछाल लिया उन लोगों ने। पर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है। वो ये कि उनके लिए एक बहुत डिसिप्लिन चाहिए एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। आज आप सोच रहे हैं जब 50% रिटर्न आ गया है कि मुझे फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना है, पर मेरे हिसाब से जो उनके सबसे अच्छे दिन है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। कुछ ज्यादा 50% जैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो मेरी सलाह में आप इस तरह के फंड्स को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, एंट्री एग्जिट करने का एक मानस चाहिए। जरूरी नहीं हर किसी के पास हो वो। और अगर लंबे समय के बाद आप इन्वेस्टेड रह गए तो एक डाइवर्सिफाइड फंड की तरह रिटर्न आपको देगा। ज्यादा अच्छा है कि आप डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको अक्रॉस थीम, अक्रॉस सेक्टर्स, अच्छे बिजनेसेस में एक्सपोजर देगा और आपको बार-बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज इस सेक्टर में लगाऊं कि कल किस सेक्टर में लगाऊं। एक्चुअली ये जो लालच आता है ना वो 66.84% एक फंड का। अब ऐसे में ना किसी का भी मन डोल जाएगा कि अरे यहाँ पर जरा निवेश कर लिया जाए तो बेहतर होगा। अर्पित जी मैम, देखिए आपने ये जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं ना उनको टाइम करने की ज़रूरत होती है। आपको नहीं पता कब कौन सेक्टर चलेगा, कब कौन सा नहीं चलेगा। तो अभी जो आप जो देख कर आ रहे हैं कि ऑलरेडी 50% का रिटर्न आ गया है, थोड़ा सा और अभी डाल दो तो और बढ़ जाएगा शायद।
तो ये एकदम गारंटी नहीं है कि ये अगले 1 साल में या अगले कुछ महीने में ऐसा ही रिटर्न दिखाए। और दूसरी बात ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है कि अभी 1 साल के लिए डाल के देखते हैं, अगर अच्छा रहा तो उसको और बढ़ा देंगे, ये म्यूचुअल फंड में ऐसे काम ना करें तो बेहतर होगा। थोड़ा प्लानिंग करें और उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए। ये स्ट्रैटेजी आपको कभी ना कभी फंसा देगी। ओके मैम, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, अभिजीत जी का ईमेल के ज़रिए सवाल भेजा है। 1 साल से ये निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। SIP इनकी चल रही है पराग पारिख, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, SBI फोकस्ड, मिरर एसेट लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, और अभी कुछ दिनों पहले फ्रैंकलिन फीडर फंड भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। 35 साल इनकी उम्र है, 25 साल तक निवेश करना चाहते हैं। सवाल इनके 2-3 हैं इनफैक्ट। पहला सवाल ये है कि अगर कोई फंड स्विच करते हैं उसके परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है विपिन? कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसका फैक्टर होता है वो होता है टाइम, समय। तो अगर आप कंपाउंडिंग का जादू देखना ही चाहते हैं तो 15, 20, 25 साल तक इन्वेस्टेड रहिए। ये एक मूलभूत नियम है जो फॉलो करना होता है किसी को। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करें, कहीं कि हमें बाद में किसी लॉस मेकिंग या अंडर परफॉर्मिंग फंड से शिफ्ट करके किसी अच्छे फंड में जाना होगा तो क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा? मेरी मान्यता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अभी भी इन्वेस्टेड हैं, बस अपना एक तरह से वाहन चेंज कर रहे हैं। आप एक फंड से दूसरे फंड में जा रहे हैं, इन्वेस्टेड तो आप अभी भी हैं जी। तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप कॉस्ट होते हैं जो स्विचिंग के या फिर टैक्स वगैरह लगता है उसको कम से कम लेकर रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। पर स्विच करना फंड को, क्योंकि बेहतर फंड की तरफ जाना है, वो कंपाउंडिंग पे आपके इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, तो अगर निवेशित रहेंगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता रहेगा, अगर निवेश रोक देंगे तो वहां पर दिक्कत है। अगला सवाल इनका ये है कि ये डेट फंड के बदले फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सेफ्टी इनके लिए ज़्यादा मायने रखता है और इन्हें लगता है कि 1% या 1.5% के एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए वो रिस्क लेना बहुत मतलब का नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी पर ये आपकी राय चाहते हैं। बहुत ही मैच्योर सोच है एज एन इन्वेस्टर इनकी। रिस्क को सेपरेट करना जानते हैं, कहाँ रिस्क लेना है कहाँ नहीं लेना है जी। तो एफडी से रिटर्न पाके अपने सेफ पोर्टफोलियो को वहां इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां रिस्क ना ही ले, क्योंकि सारा रिस्क इक्विटी की तरफ लिया जा रहा है। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसे कंटिन्यू करिए। अच्छा, होता ये है ना विपिन कि हमने डेट फंड को नॉर्मली ऐसे कहा हुआ है या एक पोजीशन किया गया है कि यहाँ पे आपको बैंक की सेविंग अकाउंट और एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ये टैक्स इफिशिएंट होगा, और उस चक्कर में लोग 25,000 30,000 या छोटी छोटी रकम भी वहाँ पर पार्क करने की सोचने लगते हैं। आई गेस वो स्ट्रैटेजी मुझे भी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं लगती है। बहुत बड़ी रकम हो तो समझ में आता है, जहाँ पर वो 1% 1.5% का फ़र्क समझ में आए। आपको क्या लगता है? जी हाँ, मतलब रकम बहुत बड़ी हो तो ही डिफरेंस भी देखने को मिलता है जी। अगर कोई हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है और उनको सोचना पड़ेगा कि मैं अगर अपना 30% 20% टैक्स बचा सकूं तो मेरे लिए क्या डेट फंड बेटर रहेंगे, हाँ वो सोच सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी एक बड़ी बात है, वो ये कि आपको मन की शांति कहाँ मिलेगी। अगर आपका फंड डेट फंड में है और फ्रैंकलिन और इस तरह के जो केसेस हुए हैं वैसा कुछ हो गया है तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप अचानक से रातों की नींद गायब कर लिए। तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपना सेफ फंड जो एफडीज, पीपीआई, बीपीएफ जैसी जगहों पे रखें, फिक्स्ड इनकम वहां रखें और इक्विटी को अलग रखें, वो बेहतर रहेगा। ओके तीसरा सवाल, इन्होंने जब पहली बार सवाल भेजा था तो उसमें उन्होंने बैलेंस्ड फंड लिखा था, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि लिक्विड फंड के अलावा और ऐसे इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव क्या है जहां पर इमरजेंसी फंड को पार्क किया जा सके। इमरजेंसी फंड को अगर समझें तो ये वो फंड है आपका जो एक बहुत ही कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां पर अपने बाकी फंड्स तक नहीं पहुंच सकते, तो ये आपकी हेल्प करने चाहिए। कोई जॉब चली गई है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो ये फंड आपको इमीडिएटली आपके पास मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ इसे सबसे ज्यादा सेफ रखने की जरूरत है इस फंड को। अगर इसको थोड़ा और बारीकी से देखा जाए तो आपके 6 से 12 महीने के खर्चे
जो कि इमरजेंसी फंड के नाम के हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल भी रिस्क ना ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और उसके लिए एफडी या ऐसे लिक्विड फंड जो किसी भी प्रकार का रिस्क ना लेते हो, और सबसे बड़ी बात ट्रेड रिस्की है, वो ना ले, ऐसी ही जगह पे रखना चाहिए। चाहे आपको रिटर्न कम मिले कोई बात नहीं, आपका मनी सेफ रहेगा और एक्सेसिबल रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हाँ, उससे अगर 6 से 12 महीने से ऊपर का इमरजेंसी फंड है और उसे आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर आप थोड़ा रिस्क लेने की सोच सकते हैं। और वहां पर हाइब्रिड जैसे ऑप्शन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। हाइब्रिड में भी बहुत सारी कैटेगरीज जैसे हम जानते हैं। मेरी सुझाव से डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक ऐसा कैटेगरी रहेगा जो फंड की जो रिस्क है उसको काफी कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि ये फंड्स मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से अपना इक्विटी का जो अनुपात है वो चेंज करते रहते हैं। 20% से 80% तक वेरी कर सकता है इक्विटी का जो पोर्शन है, इन्वेस्टेड पोर्शन जो। तो अगर आप लिक्विड फंड के बियॉन्ड देखना चाहते हैं तो हाइब्रिड में डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो भी 12 महीने से ऊपर के खर्चों के इमरजेंसी फंड्स के इन्वेस्टमेंट के। ओके। और इनका आखिरी सवाल है कि इनके पास फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया है। इन्होंने जानना चाहते हैं कि आने वाले यूएस इलेक्शन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस फंड पे पड़ेगा या नहीं। ये जहां तक ये फ्रैंकलिन फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज की बात ही कर रहे हैं, तो इलेक्शंस और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और इन इवेंट्स का कुछ ना कुछ प्रभाव तो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में पड़ता ही है। तो क्या ये यूएस इलेक्शंस का इनका प्रभाव हो सकता है, कहना मुश्किल है। हो भी सकता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इनसे प्रभावित ना रहिए, इनसे प्रभावित ना होइए। अगर आपका एलोकेशन इस फंड की दरकार रखता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके। यहाँ पर अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ शैलजा जी फोन लाइन पर है। शैलजा जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या। हेलो जी स्वाति जी, थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। पहले शुक्रिया सवाल भेजने के लिए। पूछिए। मुझे यही बोलना था कि मेरा पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है ना। हाँ जी। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मिनिमाइज करना चाहिए। बहुत सारे फंड उसमें ये हो गए है ना। हाँ जी, बहुत सारे। हाँ, बहुत ज्यादा हो गए। और मेरा गोल तो वेल्थ क्रिएशन है मेरे बेटे के लिए। अच्छा, आपकी उम्र क्या है शैलजा जी? 46। और ये पैसे आप अपने बेटे के लिए निवेश कर रही हैं? हाँ, वैसे ही है। कितने सालों तक के लिए निवेश कर रही हैं? 10 से 15 साल तक मैं कर लूंगी आराम से, ऐसे लगता है मुझे। अच्छा, ओके, ठीक है। और आपको बस पोर्टफोलियो छोटा करना है ताकि आप इसको सही तरीके से मैनेज कर सके। हाँ, और एक और सवाल था कि मैंने आपके प्रोग्राम में ऐसे देखा था कि जो रेगुलर फंड रहते हैं ना, उसमें जो एडवाइजर रहता है उसको कुछ अमाउंट जाता है या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो मैं सोच रही थी कि आपके इसमें ग्रो जो ऐप है, मैंने ऐसे यूट्यूब में वगैरह देखा कि वो चार्जेस नहीं लेते, तो ये स्टॉप करके मैं वहाँ नहीं, ये जवाब विपिन दे उसके पहले मैं ही कहती हूँ, आप मत खुद से कीजिए, आपसे मैनेज मुझे नहीं लगता अभी आप उस लेवल पे पहुंची हैं जहाँ पर आप खुद से मैनेज कर पाए। आप जिनके थ्रू कर रही हैं आप उनके थ्रू कीजिए। पोर्टफोलियो पर आए जो 5, 5, 10, 6, 16, 19 और 4, मतलब कैसे कर लिया इतना? विपिन बताइए इसको। नहीं, पहले तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब शुरू किया मैंने 2010 या 14 में, तब मुझे कुछ पता ही नहीं था, है ना। कोई बात नहीं, में वो एडवाइजर नहीं कर लिया। कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं हम। विपिन जी बताइए इसको जरा, इतने सारे फंड को कितने फंड में सिमटा दिया जाए? चलिए, तो अच्छी बात है कि ये अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काम ना करते, पोर्टफोलियो के लिए काम करेगा। फंड को कम करना चाहते हैं जी। मैंने जहाँ काउंट किया तो 21 फंड स्कीम से जी एक तरह से पूरा मार्केट ही खरीद लिया। और अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है उसमें 3 या 4, 5 फंड होने चाहिए जो अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को या वेल्थ को ग्रो कर सके। तो जैसा मैंने कहा 3 या 4 फंड रखिए, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप। इनके थ्रू आप जितना भी आपको एक्सपोजर चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का वो सब मिल जाएगा। ठीक है। आपके ही पोर्टफोलियो में 2 फंड ऐसे हैं जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक